हमें भी कलाई थी क्या सब सुन रहे थे टेस्ट बंद किया टेस्ट नहीं हुआ टेस्ट होगा भी नहीं क्या राइस आइसक्रीम जिसको भी हो रहा है उसको स्कूल में आएगा अरे यार कुछ होता है कंजक्टिवाइटिस देखने से फैलता है मेरे को भी हुआ था बचपन मेरे को नहीं हाँ मेरे को भी बचपन में हुआ था बहुत नेशनलिज्म इन इंडिया साढ़े 11 क्लास है 11:30 तक ये समझो स्कूल में बैठे हो बस सबको जितना पढ़ा सब खत्म कर दो चलो नेशनलिज्म इन इंडिया चिंता नहीं मैं मम्मी को बताती है मम्मी जा रही जाना बताने वाले ओके ओके मेरी मम्मी अलग ही है सुन लीजिए ओके 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 मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। यूरोप में हमें मालूम है कि नेशनलिज्म आया, ग्रीक में आया, इंग्लैंड में आया, इसके अलावा जर्मनी में आया, सब जगह धीरे धीरे आता रहा। और फिर बहुत सारे स्लाव कंट्रीज भी थे जिनको आप लोग कहते हैं बाल्कन। इधर देखिए बहुत सारे बाल्कन स्टेट्स भी थे, वो भी क्या होने लगे, आज़ाद होने लगे। इधर आ जाइए आगे, और भी लोग हैं ठीक है। सो उसका क्या इफेक्ट हुआ, देयर इफेक्ट वाज, इधर आइए पीछे नहीं बैठे फिर तेज बोलना पड़ेगा। सो इट्स इफेक्ट वाज इट्स इम्पैक्ट वाज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। जब वहाँ नेशनलिज्म फैला तो करीब करीब हमने देखा 48 में कहाँ नेशनलिज्म के मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जर्मनी में। उसी के आसपास हमारे यहाँ तो वैसे तो 1914 से ही शुरू हो गई थी, और उससे भी पहले देखा जाए तो 1857 से हो गई थी। लेकिन जब गांधी जी 1915 में यहाँ आए तो उस समय इस चीज़ ने जोर पकड़ा कि हम क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। तो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। देन ही वाज अवेयर ऑफ वॉट एवर सिचुएशन इज़ रनिंग इन यूरोप, वो इस बात से अवेयर थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। और दक्षिण अफ्रीका में भी, जो साउथ अफ्रीका है, जोहान्सबर्ग है, 2-3 जगह वो घूमे। और किस लिए घूमे, वॉकिंग से, बाई वॉक, पैदल यात्रा की है। क्यों यात्रा की, पैदल यात्रा, और वहाँ के लोगों को लेकर के कि यहाँ के लोगों को ये जो अपार्थीड कानून है जिसमें उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उससे वो हटाया जाए और सबके लिए एक कानून हो। और उनको जिन जिन चीज़ों पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी उसमें उनको जीत हासिल हुई। समझ में आ गई बात कि नहीं। एक होता है लॉयर, एक होता है बैरिस्टर। तो गांधी जी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर का मतलब जो केस लड़ता है, लॉयर का मतलब है जिसने रनवी करनी वो लॉयर। नहीं हाँ, बैरिस्टर का मतलब जिसने बैरिस्टर का मतलब जिसने अफ्रीका या ब्रिटिश से लॉ की डिग्री हासिल की उसको एडवोकेट होता है जो। हाँ, तो लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर जो बाहर कहीं से डिग्री पाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बैरिस्टर। तो वो बैरिस्टर थे। अब देखो उन्होंने ये डिग्री इंग्लैंड से हासिल की। ओके नाउ इन इंडिया, यही आ जाएगा, बैठ जाएगा। चलो, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज क्लोजली लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हम लोगों ने हमने किसी मोनार्की के लिए लड़ाई नहीं की है, हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमने ये लड़ाई की है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो आपको मालूम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें कौन कौन अलाइड नेशन थे और कौन कौन एक्सिस पावर थे, बोलो। तो एक तरफ तो हमने देखा, हाँ, सो ऑस्ट्रिया थे, और कौन से थे, सो ये देख लें क्योंकि उसी से ये लिंक्ड है हमारी मूवमेंट। रोहित आपने भेज दिया क्या? को लॉक कर लो पीछे से। ये भी लोग तो हवा ओके। In First World War, Allied countries and Axis power were। चलो देखो
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर एक तरफ थे। तो फर्स्ट WW1, सो दैट इज एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कौन से थे बताइए? ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर। अब जरा देखो, ऑटोमन एम्पायर एंड इधर पर कौन कौन से थे? दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, रशिया, फ्रांस, रशिया, इटली और जापान। तो ये कौन से थे? These were allied, एक्सेस पावर allied power। देख लो, सेंट्रल पावर इसको कहते हैं जिनके खिलाफ लड़ाई की जाती है। तो सेंट्रल पावर, बाद में वर्ल्ड वार 2 हुआ तो जापान उनकी तरफ हो गया, मतलब अभी इनके साथ है अलाइड पावर। बात समझ में आ गई? तो इनमें कैसे युद्ध हुआ? तो हम ये जानते हैं कि दिस इज, अगर ये यूरोप है, इटली और ये सारी चीज़ें, सार्डिनिया, पीडमोंट, और यहाँ पर ये जापान हो गया। सो इधर यूरोपियन कंट्रीज में ये देखिए, तो ये क्या है? फ्रांस, ये क्या है बोलिए? ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी लिखो, तो हंगरी, इसको कहते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। और इन्हीं के नीचे सर्बिया था। ये क्या है? सर्बिया में यहाँ पर एक जो रूलिंग डायनेस्टी थी ना, रूलिंग डायनेस्टी के राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ शादी करने के बाद वहाँ खुले रिक्शे में छुट्टियाँ बिताने गए। और जबकि हाँ, खुले रिक्शा नहीं होता है जो चलने वाला, ट्राई साइकिल में, तो वहाँ पर उनको 4 बंदूकधारियों ने क्या कर दी? गोली मार दी। और ये सर्बिया इनके अंडर में था। अच्छा बोलो, तुमने किसी को अपने अंडर में कर लिया, जैसे मान लो ऐसा मानो जम्मू एंड कश्मीर को कर लिया है, वो ऐसा वहाँ के लोग माने, और तुम खुले रिक्शे में घूमने जाओ, वो तुम्हारा विरोध करे तो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तो इस बात का विरोध किया। और सर्बिया का रशिया के साथ बाइलेटरल इम्पैक्ट था कि तुम पे हमला कोई करेगा तो हम साथ देंगे, और हम पे हमला करेगा तो तुम साथ देना। ऑस्ट्रिया का ऑटोमन के साथ बाइलेटरल इम्पैक्ट था। तो इस तरीके से सर्बिया का किसके साथ था बोलो? रशिया के साथ था। और सर्बिया के जो सर्बिया का था, यहाँ सर्बिया भी लिखो क्योंकि सर्बिया उनकी तरफ हो गया। वो लोग कहने लगे हम सर्बिया को छुड़ा के लेंगे। अभी तक सर्बिया एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए उसकी बात यहाँ नहीं की गई है। अदरवाइज सर्बिया को छुड़ाना भी चाहते थे उसके। तो सर्बिया था, और इसके अलावा फ्रांस, रशिया और इटली का ट्राईपार्टाइट इम्पैक्ट था। मतलब कौन से थे? फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और रशिया। तो इनका कौन सा इम्पैक्ट था? ट्राईपार्टाइट इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट था। तो इसने जब ऑस्ट्रिया, सर्बिया के लिए रशिया ने इसमें बंदूक के बम गिराया, तो इसने रशिया पे बम गिराया, तो ये दोनों बाध्य हो गए कि इस पे बम गिराएं। फिर से समझो, जब इसने इस पे हमला किया तो उसने बोला रशिया से मेरी मदद करो, तो फिर उन्होंने मदद की, हमला किया इस पे ऑस्ट्रिया पे। तो फिर इसने उस पे हमला किया, तो अब ये दोनों ने कहा तुम पे हमला हुआ है, हमने तो ट्राईपार्टाइट इम्पैक्ट किया है, तो इन लोगों ने भी मिल गए इस पे। और फिर जब इस पे हमला हुआ तो इसने ऑटोमन से कहा हम पे हमला हुआ है, मदद करो। उसने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, हम लोगों में तो बाइलेटरल इम्पैक्ट हुआ। तो ये कौन था बोलो? ऑटोमन एम्पायर। तो ये सब एक साथ हो गए। अच्छा, जर्मनी का भी किसी के साथ था, मतलब जैसे जर्मनी इधर है तो ऑस्ट्रिया के साथ रहा होगा। तो उस समय लोग गुप्त रूप से संधि करते थे। आजकल नेटो खुले रूप से कर रहा है ना, जैसे कि 39 कंट्रीज 40 कंट्रीज, उसमें चुपचाप गुपचुप होता था, कोई बताता नहीं था, बस हो जाए तो मारेंगे करके ऐसा। तो अब ये सब एक साथ हो गए। इस युद्ध में
जो एक्सिस पावर थी उनकी पराजय हुई, और पराजय होने के बाद ऑटोमन एम्पायर को तुर्की तक सीमित कर दिया गया, टर्की तक, और साथ में उसकी खलीफा की पावर भी कम कर दी गई, है ना। तो खलीफा की जब शक्तियां कम हो गई तो भारत में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। और इन जो महात्मा गांधी थे वो भी यहाँ मूवमेंट कर रहे थे। उन्होंने बोला क्यों ना एक ही अम्ब्रेला के नीचे उस मूवमेंट को भी ले आया जाए। बोले तुम्हें भी अंग्रेजों से ही लड़ाई करनी है, क्योंकि अंग्रेज वहाँ सेंट्रल पावर में थे और उन्होंने ही तो तुम पर अत्याचार किया है। तो मुसलमानों का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो अपने खलीफा को बचाना था। तो दिखने में ऐसा लगता था कि सब लोग ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, स्वतंत्रता संग्राम करें। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो शौकत अली और एक दूसरे कौन से अली थे जिन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की? दोनों बम्बई के थे, भाई नहीं थे, नाम से ऐसा लगता है मोहम्मद अली और शौकत अली भाई। समझ में आ गई पूरी बात कि किस तरह से हुआ? अब चलिए देखिए। सो इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर यानी सहयोगी शक्तियां जीत गई। देखो ये सहयोगी राष्ट्र, सहयोगी राष्ट्र। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर्स वन एंड दे कर्व्ड। सबसे बड़ी चीज ऑटोमन पे हमें पढ़ना है। सो इन WW1 जो 1914 से 1918 तक चला, एलाइड पावर्स वन एंड दे कर्व्ड the power of खलीफा। खलीफा कौन सा होता है? रिलीजियस एंड इस्लाम पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस भी है और पॉलिटिकल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। हाँ, कम कर दी गई, सीमित करना, सीमित करना। तो द रिलीजियस and political leader of Islamic world। इस्लामिक वर्ल्ड, अगर मान लो खलीफा है, सुल्तान, ऐसा जरूरी नहीं कि सुल्तान ही खलीफा हो, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही खलीफा होता है। तो जैसे ऐसा हुआ कि धीरे धीरे अभी भी अबू बकर अल-बगदादी खलीफा ही था जो मारा गया, अभी तक खलीफा बन रहा है, ये नहीं है। तो वो होता क्या था कि पैगंबर मोहम्मद ने बोल दिया कि हम आखिरी पैगंबर हैं और हमसे पहले 1024 पैगंबर हुए हैं, उनमें ईसा, मूसा, ये सब उनके पैगंबर थे और भगवान शिव भी उनके पैगंबर। तो उन्होंने बोला ये सब हमारे पैगंबर हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा उन्होंने बोला। मोहम्मद साहब भी जो उनके प्रवर्तक थे वो शिव की पूजा करते थे। शिव के साथ 3 मूर्तियाँ थीं स्त्रियों की, तो वो स्त्रियों के उतने समर्थक नहीं थे, स्त्रियों की मूर्तियाँ हटवा दी देवियों की, और शिव के साथ जो और पार्वती जी और कुछ और रूप में थी। तो लेकिन जो शिव जी थे वहाँ पर मक्का मदीना की स्थापना कर दी। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा कि हम दूसरा पैगंबर नहीं होगा तो खलीफा बनेगा। तो उसके बाद खलीफा बनने लग गए, उसमें खूब रक्तपात हुआ। मुस्लिम देशों में खलीफा ऐसे नहीं बनता है, खूब खून खराबा होता है। मोहम्मद के जो होता है जैसे 48 उनके लोगों को मार दिया गया, उनसे बोला गया आओ चलो खलीफा बनो, ठीक है कि नहीं? और रास्ते में धोखा देके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, उनके नवासे को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से ये काम हुआ। तो उसके लिए अभी भी आप लोग ये जानते हो कि मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम का त्यौहार जानते हो कि नहीं? तो उसमें यही वो लोग पश्चाताप करते हैं कि अगर हम होते तो तुमको बचा लेते। तो इस तरीके से होता है। जरा देखिए इस चीज़ को, फिर हम आगे बढ़ें। सर्बिया नहीं लिखेंगे, सर्बिया मतलब कह सकते हो कि सर्बिया कंट्री है, मतलब वो जैसे हम कॉलोनियल रूल है इंडिया बोलते हैं वैसे ही है सर्बिया की स्थिति। लिख भी दोगे तो वो माना जाएगा, लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन उसी पे सब लड़ाई। चलो तो वो लोग लड़ने गए तो पूरे परिवार को उनसे बोला कि तुमको वहाँ पर वो देंगे खलीफत। तो वो लोग सब गए कि भाई मिलेगा पूरे परिवार के साथ। और वहाँ पर जो दूसरा खलीफा था, पिछला वाला खलीफा, उसने उनको पानी ही 4 दिन से नहीं दिया। तो बहुत सारे उनके परिवार के लोग क्या हो गए, मर गए।
तो ठीक है, शिया सुन्नी का अलग से बता देंगे आपको कभी, बट ऐसा हुआ कि उन्होंने उनको क्या किया, पानी नहीं दिया, और फिर बाद में जब 4 दिन पानी नहीं दिया तो उनके बेटे थे हसन, पोते थे, मोहम्मद साहब के पोते कौन थे, हसन। फिर हसन लड़ने निकले कि अब तो सभी मर रहे हैं, तो लड़ने निकले, कईयों को उन्होंने मारा, फिर बाद में खुद भी मर गए। ये देखो मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, ये इतना सामान लॉन्चे लगी है क्या? बहुत अच्छी डील मिली है, थैंक यू सर। देखो हुसैन को मार दिया गया, ऐसे मोहब्बत में किया था। मैं चेहरा का बेटा नहीं है क्या? नाती का मतलब मोहम्मद का। इसके नाना ही थे और कुरान पढ़ा। समझ में आ गया कि तो वहाँ पर खलीफत के लिए क्या होता था, खूब मारकाट होती थी। समझ में आ गई पूरी बात। तो बहुत अच्छा गाना है, सुनने में बहुत मेलोडियस है, तो वही है इसलिए हमने सुना दिया कि उस पर क्यों बंद करते हो पानी ना। अब जरा देखिए 14 मिलियन इसके व्यूज़ हैं। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ, खलीफा तो समझ में आ गया, और सुल्तान किसी बड़े जगह का जो राजा होता था वो सुल्तान होता था, वो पर्टिकुलर डायनेस्टी होती, उसको सुल्तान कहते हैं। तो पावर ऑफ खलीफा, तो वहां पर क्या हो गया, दे कट द पावर ऑफ खलीफा, सो टू अपोज ब्रिटेन इन इंडिया द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफ से खिलाफ ना समझना, खलीफा समझना। सो टू अपोज दिस ब्रिटिश एक्ट, टू अपोज दिस, और यहाँ तो ब्रिटेन ही था तो उसी की वो खिलाफत करते ना, ब्रिटिश एक्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। इट वाज इनिशिएटेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और ये खलीफा को हटाया तो खलीफा को हटाया नहीं गया, उसकी पावर कर्व कर दी गई। हाँ, ये वर्ल्ड वॉर के वजह से हाँ, जब वर्ल्ड वार हो गया तो सबकी शक्तियां कम की जाने की, भाई ये लोग अपराधी हैं, तो ऐसे बोल दिया खलीफा से कि अब तुम्हारी भी ये, तुम्हें ये पावर नहीं हो पाओ, नहीं तो उसी को तो कहेंगे, सबको सजा मिलती ही नहीं, ये जो झाड़ता है उसको, तो इसमें खलीफा की पावर कम कर दी गई, उसके राष्ट्र को छोटा कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर से उसे टर्की बना दिया, इतना बना दिया गया, ये तो है टर्की, अभी बताया था कि नहीं, टर्की बना दिया। तो इट वाज इनिशिएटेड, किसने इसका वो बीड़ा उठाया, इनिशिएटेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब जरा देखो, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, there was a huge expenditure of British to
कंपेंसेटेड दे इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडियंस, हम पर टैक्स बढ़ा दिया। किसी भी युद्ध में कोई देश जाता है तो क्या होता है, और हमारे 1 लाख लोग मारे भी गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी और वहाँ पर सब जगह मारे गए, बहुत वीरता से लड़े। जो सिख रेजिमेंट है फ्रांस में, तो आपको मालूम है ये फ्रांस भी तो था, अभी 1 हफ्ते पहले परेड हुई है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही मारे गए थे। और बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं मारे गए थे, उनकी नर्सों ने देखभाल की और उन्हें वो इतने पसंद आए कि शादी कर ली, आज वे NRI है, जगह जगह 20% हिंदुस्तानी है। मतलब पूरा विश्व एक मिली भारत है, तभी तो जाके नरेंद्र मोदी सब जगह जगह संबोधन करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जहाँ जहाँ से ले गया भारतीयों को, और गांधी जी ने कहा ले जाओ सबको, और तुम हमें बस आज़ादी दे दो। तो इस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, और ब्रिटिश में भी बहुत सारे हिंदुस्तान। तो इनिशिएटेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, देयर वाज ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही ट्राइड टू कंपनसेट in India by increasing taxes. There was huge expenditure in WW1 and Britain tried to, वैसे इसे हमने लिख दिया ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन उस समय तक ये ग्रेट तो कह सकते हो क्योंकि वो जगह जगह शासन कर रहा था। फिर बाद में वही क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन, मतलब वो यूनाइटेड किंगडम बन गया जब तीनों को यूनाइट कर लिया। सो ट्राई टू कंपेंसेट द लॉस, कैसे उसने लॉस को पूरा करना चाहा बताओ, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, लॉस बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, उधर तो नहीं करना था, बाय इंक्रीज, देखो 3 चीज की, इंक्रीजिंग टैक्सेस, इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे यहाँ स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ, और उसका पहला रीजन ये है, कहीं कहीं भी टैक्स बढ़ाया जाएगा तो फिर वहां पर एजिटेशन तो होगा ही। इंक्रीज टैक्स किया, और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, सीमा कर बढ़ा दिया। ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब है सीमा कर, और एंड इंट्रोड्यूस्ड, पहले इनकम टैक्स ही नहीं था, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स, और आय कर बढ़ा दिया। अगर तुम वो करोगे तो ये सारी चीजें कर दी। इससे क्या हो गया, द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज वाज इनिशिएटेड एंड इट, इससे क्या हो गया, रेज्ड वाइड स्प्रेड हंगर इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि उसके पास फौज की भी कमी पड़ रही थी। meant forced recruitment in rural areas from rural areas, raised anger among Indians. तो इससे भी ये बात हो गई। अब जरा देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज, मोहनदास उनका नाम था, करमचंद उनके पिता का नाम था, गांधी उनका टाइटल था। तो वहां पर क्या है, गुजरात में अपने पिता का नाम अपने आगे लगाते हैं। रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 15। हम लोग टाइम लाइन पे चल रहे हैं, इट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रम से चल रहा है। अभी हम 1915 में, अभी 1930 तक आएंगे 29, जब उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। हाँ, अब ये सब अभी 14 के बाद हो रहा है, 14, 15, तो अभी वो उसी टाइम लाइन पे ही है 15 पर। अभी 29 तक आएंगे, वो चीज भी दिखा देंगे। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही खिलाफत मूवमेंट, क्या 29 में एक रिसेशन आया था जिसमें साथ में फूड स्कैर्सिटी हो गई थी। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट बस यही है। अब जैसे जैसे ये हटता गया, इसकी पावर कर वो हो गई,
तो अभी मैं आपको एक टाइमलाइन भी इसके बाद दिखाऊंगा, वो सब उसी के साथ चल रही है, एक फिर शॉर्ट में बता दूंगा कि ये कब कब हुआ, ठीक है ना। देखते जाइए, वो अभी लिंक्ड है, थोड़ा 1-2 साल इधर उधर होता है, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होने में समय भी लगता है, तो लेकिन ये एक ही बात है। अब इनकी बात कर ली कि हुआ, अब यहाँ देखो 1915 उसी दौरान तो ही है। सो मोहनदास करमचंद गांधी returned to India from South Africa in January 1915. He started there a civil disobedience movement which was successful. उन्होंने वहां पर भी he started there ठीक है a civil, जहां पर उन्होंने अपने सारे बैरिस्ट्री के कागज, हाई स्कूल की मार्कशीट सब जला दी थी, तो उनको लाठियां पड़ती रही, वो जलाते रहे। तो सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट, उन्होंने क्या किया बोलो, सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया, विच वाज सक्सेसफुल, जो सफल रहा। ठीक है, इतनी बात देख लीजिए, फिर आगे बढ़ा। गांधी मूवी, ये देखो सर वो उसमें भी सारे स्कोर कर रहे गांधी मूवी, Gandhi movie. देखो इसमें कैसे जलाए जा रहे हैं कागज। ये जब औरत हो या मर्द और कोई भी शादी, तो इस हिंदुस्तानी मसले को टू लव मिस्टर वॉकर। ये देखो तो जला रहे हैं, ये देखो अपने पेपर्स, जबकि ब्रिटिश ने दिए थे, ये उनकी वाइफ का स्पीच था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सिलेंडर के बाद अब जरा देखें, जलाई हाँ जलाई ये कि हमें ब्रिटिश का कोई सहयोग नहीं चाहिए, उसका मार्कशीट भी नहीं चाहिए जो ब्रिटिश ने हमें दिया। हमने ब्रिटिश से बैरिस्ट्री की है, उसका कोई सम्मान नहीं, आग में डालते हैं। ऐसे देश की चीज का कोई सम्मान नहीं। कुछ लोग पद्म विभूषण लौटा नहीं देते हैं, ले जाओ अपना सम्मान। तो एक तरीके से किसी पे डेरोगेटरी वो बनाना हुआ, खराब आक्षेप लगाना हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे देश का क्या करना जो एक अपार्थाइड मूवमेंट चला रहा, नहीं, हमें इसकी डिग्री नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का टिकट इन्होंने खरीदा, धक्के देके निकाल दिया गया, यू आर ब्लैक, चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। बोले आप कैसे यहाँ चढ़ गए, आपको मालूम होना चाहिए कि टिकट लेने से कुछ नहीं होता, आपको वाइट होना होगा।
तरीके का रेसिज्म है। आगे देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए कि मोहनदास करमचंद गांधी he believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. He believed that dharma of किस चीज का? non-violence could unite all Indians. यानी नॉन वायलेंस से उन्होंने जोड़ा कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई तुम्हें मारे तो तुम आगे बढ़ जाओ, कह दो मारो, कितना मारते हो, हमें मार डालोगे लेकिन हमारी आत्मा नहीं जीत पाओगे। ये ब्रेवरी है। एक मान लो तुम्हें कोई तुम्हारे हाथ में भी बंदूक हो, दूसरा तब तो आदमी लड़ लेगा, और कोई सामने गोली चला रहा है, तुम चलते चले जाओ। ये अपने आप में इससे बड़ी ब्रेवरी का मैचलेस है। कोई उदाहरण दिखेगा कि सैकड़ों लोग बढ़े चले जा रहे हैं, हाँ मारो, तो कि कितनी उनको आज़ादी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल वो नहीं देखा था, कार वो मार के किसका वो दिखाया गया था कि हमें आज़ादी दो या मार डालो। ग्रीक में जैसा नहीं हुआ था, सोलोमन वो कौन सा था, तो उसी तरीके से। और अगर मान लो बंदूक की बात होती तो क्या सारे लोग, पूरा भारत एक हो पाता? क्योंकि सबके पास तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा बस निकल जाओ, तो इस चीज से पूरा भारत एक हो गया। बोले बस निकलना ही तो है, तो निकल चलो। तो इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस करना है और विरोध करना है। तुम सच हो तो तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, झुकना नहीं है, बस नॉन, जो कहते गए लोग करते गए। समझ में आ गई बात? तो नॉन वायलेंस को, और ये एक तरीके की इनर वॉइस, इसमें शक्ति होती है। एक जैसे आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो उसमें क्या होगी? ताकत बहुत होती है। तो गांधी जी के नाम पे सब लोग कहते थे कि कुछ भी, जो मजदूर थे, हमें घर जाना है, हम गांधी मूवमेंट से हैं, जो पहले कभी भी नहीं बोलते थे। एक उन्हें लगा कि हमारे पीछे करोड़ों लोगों की ताकत है। पार्टी के नाम पे लोग मार देते हैं, हम टीएमसी के हैं, तृणमूल कांग्रेस में, मारो बीजेपी वालों, चाहे कोई ना पीछे खड़ा हो। लेकिन जैसे पार्टी की ताकत होती है ना, तो झुंड में तो लोग मार भी देते नहीं। तो इसलिए अलग अलग मूवमेंट, जिसको जहां जो अत्याचार लगा उसने गांधी जी के नाम पे उनको मारा पीटा, अपने सामंतों को मारा, सब कुछ। यहाँ के लोगों ने कहा कि गांधी जी हमको सामंतों से आज़ादी दिलाएंगे। यहाँ के लोग कभी अंग्रेज देखे ही नहीं थे, राजस्थान के लोग, क्योंकि यहाँ से तो बैलगाड़ी भर के सोना जाता था दिल्ली। वो लोग यहाँ कहाँ रेतीले इलाके में आएंगे? तो गांधी जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा तुम्हें सामंतों से आज़ादी दिलाएंगे, यही भारत का आज़ादी है। जो जिसको जहाँ जो मूवमेंट था वो वहाँ गए, उसको उसी से जोड़ दिया, बोला यही बस सत्याग्रह है। अंग्रेजों के खिलाफ सबको नहीं करना था, क्योंकि सब लोग डायरेक्टली लिंक ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबको एक छाते के लिए नीचे ला दिया और खिलाफत मूवमेंट वालों को भी नीचे ला दिया। तभी तो 38 करोड़ लोगों का मास मूवमेंट कैसे बन गया? ये अपनी बड़ी बात थी। एक सिंगल लीडर की वजह से ऐसा हो पाना, तभी तो कोई भाग पाएगा। अगर नहीं तो राष्ट्र तो से 576 एक साथ कैसे लड़ते? अपने अपने राज्य के लिए लड़ते ना। सो इन इंडिया महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। इसको अभी हम मैप में दिखाएंगे। इन इंडिया, दैट इज रेजिंग वॉइस फॉर ट्रुथ। अभी सत्याग्रह का मीनिंग बताएंगे। सो सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह मूवमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम सत्य के साथ हैं और हम उसके लिए डटे रहेंगे। सत्याग्रह बोला चलो हमें तुम्हारे घर में घुसने दो, तलाशी लेनी है, तो मुस्लिम बोलेगा नहीं हम सत्य के साथ हैं, तुम घुस नहीं सकते, मारो मुझे, मेरी लाश से गुजरो। ये सत्याग्रह है ना। और एक है इसके बाद बड़ी स्किलफुली स्टेप वाइज, अब सिविल डिसोबीडियंस। अच्छा तुमने नमक कानून बनाया, हमसे टैक्स लोगे, हम तोड़ेंगे, हम नमक बनाएंगे। दूसरा स्टेप, तुम कानून बनाओगे, हम तोड़ेंगे। वो उससे बड़ा मूवमेंट है। वो एक होता है कि हम सत्य के लिए खड़े रहेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं, तुम हमें मारो। और एक है डिसोबीडियंस। बोलो डिसोबीडियंस ज्यादा धृष्टता है कि सत्य के लिए खड़े रहना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में शुरू हुआ, ये सत्याग्रह है। सो दैट इज द सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। लोगों में जब थोड़ा साहस आया, बोले अवज्ञा, फिर तीसरा बोला क्विट इंडिया, भाग जाओ यहाँ से। एक क्रम से हुआ है। पहले क्विट इंडिया करते तो दबा दिए जाते, तो शुरू में दुनिया को लगा सत्य के लिए तो लड़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, है ना। जब यूनाइट हो गए फिर अगला। तो
अभी पूरी दुनिया आजाद हो गई, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक भी अंग्रेज नहीं है। बोले आखिरी अंग्रेज जब तक भाग नहीं जाएगा हमारा उन्हें बना सकते। ऑस्ट्रेलिया भी आजाद हुआ, देखो कितने अंग्रेज रहे हैं, लेकिन यही भारत है। साउथ अफ्रीका हुआ है, सब अंग्रेजों की टीम है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश रहा जिसमें उन्होंने कहा तुम्हारे में से एक की भी जरूरत नहीं, हम खुद चला लेंगे देश, जाओ। बोले अच्छा 2 तो रहने दो, संसद में बैठेगा। उनको भी अभी 2 साल पहले भगा दिया है कि नहीं, बोले कोई नहीं बैठेगा। तो 545 सीट थी, 543 रहेगी। बोले ये नहीं, ये क्या करेंगे यार, बैठ के वहां जाके हमारी बात सुनाएंगे। वो प्रतिनिधि थे ब्रिटिश सरकार। So successfully organized सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण खेदा। चंपारण कहाँ है? खेदा, सो गुजरात। तो चंपारण खेदा, इसमें नील की खेती के लिए, आपको मालूम है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, और यहाँ दोनों जगह कपड़ा मिलों के मजदूर के लिए। तो समझो अलग अलग चीजों के लिए किया कि तुमसे नील की खेती कोई नहीं करवा सकता है, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्योंकि उससे बीमारी होती है, बहुत मेहनत पड़ता है और जमीन बंजर हो जाती है। खेदा गुजरात, क्योंकि उनके यहाँ कॉटन इतना होता था, कॉटन को रंगने के लिए उनको इंडिगो चाहिए। अहमदाबाद में इसलिए नहीं होता कि क्रॉप्स फेल हो गई थी तो रेवेन्यू कम करने के लिए हो सकता है ये भी हुआ, अहमदाबाद में ये हुआ। तो अहमदाबाद खेड़ा में क्रॉप खेड़ा में, तो एक जगह क्रॉप फेल हुई, एक जगह इंडिगो और एक जगह कपड़ा, है ना। अहमदाबाद में कॉटन मिल, तो ये कॉटन मिल लिखा है ना बुक में, और इसमें कॉटन मिल है और इसमें क्रॉप फेल्योर। फेल्योर तो रेवेन्यू, तो फॉर रेवेन्यू के लिए क्या होगा कि हम उनको अब कर नहीं देंगे, और इसके लिए फॉर इंडिगो प्लांटेशन। ऑपरेसिव प्लांटेशन है, ऑपरेसिव प्लांटेशन, ऑपरेसिव ना, मतलब उन पर एक तरीके के दमनकारी प्लांटेशन, यही उगाओगे। ऑपरेसिव का क्या मतलब है? दमनकारी नीति को ऑपरेसिव कहते हैं कि नहीं? जो हम चाहेंगे तो वही उगाओगे। तो उनको उनकी मर्जी का नहीं उगाने दिया जाता था। नील की खेती एक बार हो गई ना, तो उस जमीन पे कुछ नहीं उग सकता है, उसको घंटों 8-8 घंटे पैर से कुछ चलना पड़ता है बहुत में। और ऐसा नहीं है, नील की खेती का वीडियो देख लो, हैरान हो जाओ कि कितना बुरी दशा है उसको, नील बनाने के लिए कितना करना, बहुत मुश्किल काम है नील बनाना। चलो, सो अब इन 1990 गांधी जी decided to launch a nationwide सत्याग्रह movement against proposed by रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? उसमें था कि 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। सो इंडियन मतलब इंडियन ऑन पॉलिटिकल बेसिस ना, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, को 2 साल के पॉलिटिकल क्रिमिनल्स में सबके लिए नहीं था, हाँ, कैन बी केप्ट इन जेल फॉर 2 years विदाउट, और इसे किसने पारित किया? एक जस्टिस थे वहां के, एनी ट्रायल। दिस एक्ट वाज प्रोमलगेटेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेचर। हाँ, प्रोमलगेटेड, उनका नाम बताओ, क्या पूरा नाम? रॉलेट कौन था? गेटेड लेजिस्लेचर, ठीक है, अंडर एंड प्रिसाइडेड बाय, देखो नहीं दिया है? Rowlatt Act was given by Sir Sidney Rowlatt. Rowlatt Committee, Sir Sidney Rowlatt. By Rowlatt Committee.
अंडर सर सिडनी रॉलेट। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के राजधानी। चलो, so 2 years to any person subjected to terrorism living in British India, political criminal और any person living in British India। क्या लिखा है? और any person living in British India अंडर टेररिज्म, उसके ऊपर क्या अभियोग लगाया जाएगा? टेररिज्म और टेररिज्म। अब जरा देखें, और ये कब आया? 19 मार्च ये दैट इज 19 मार्च 1990। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दैट इज इन 1919 दिस एक्ट केम इन 1919। तो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च, तो पहले 2 ही 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट था, लेकिन अब वो नेशन वाइड हो गया। क्या नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। और इसे रोल्ड बैक कब कर लिया गया? 1919। अब जरा देखो, जलियांवाला बाग, तो वहां पर क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट था और साथ में जलियांवाला, अमृतसर में एक बाग का नाम है जलियांवाला। तो वहाँ अमृतसर में उन्होंने वहाँ के जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लगा दी थी, आर्टिकल 144 कि 4 लोग से ज़्यादा कोई जमा नहीं हो सकते। क्यों नहीं जमा हो सकते? क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ के लोगों ने मार्च किया था, उन पे गोली चलवा दी गई थी। तो बड़ा सेंसिटिव रीजन था। ऐसा नहीं था कि ये जो 19 तारीख को 19 अप्रैल बैसाखी का त्यौहार होता है ना, तो बैसाखी वाले 13 तारीख को, जो 13 को होता है, तो 13 से 2 दिन पहले 11 को वहाँ पर धारा लगा दी गई क्योंकि गोलियां चलवा दी गई। 10 अप्रैल को क्या किया? मार्शल लॉ लग गया था। और 13 तारीख को फिर वहाँ लोगों को, जिसको बहुतों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वो सब लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, औरतें भी थी और सारे भी लोग थे, ठीक है कि नहीं? और वहीं पर एक तरीके का भाषण भी दिया जाना था। तो ये सारी चीजें हुई। अब जरा देखें, तो जनरल डायर ने ऐसा किया। सो इन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो बाद में बताएंगे, लेकिन इतना ही समझ लो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर। कब? ऑन 13th अप्रैल इन 1919 इन अच्छा अमृतसर में हुआ। और इसमें 300 से ऊपर लोग मारे गए, ठीक है? 356 लोग, कुछ लोग मारे गए भी देखेंगे, ठीक है? अब ये देखो कि ये एक विदेशी में बनाई है पिक्चर। आगे एक रेलवे ने बड़ी नुकसानी की है। लिखा है मिस्टर गांधी का पास चलाना, जैसे डॉक्टर का मतलब है मिस्टर गांधी का पास चलाना अंग्रेजी ये देखो
वहाँ पर सब बिक भी रहता है। थोड़ा और कर लीजिए। एक ही रास्ता था। वो टाइम जा नहीं रहा है। जनता पर लाख लाखियां बरसाए तो ये उसकी कमजोरी होगी, उसकी नीचता होगी, जबकि जनता उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाती। यही वजह है महात्मा जी ने हमें अहिंसा का सही रास्ता दिखाया। ये जगह आया, फिर इसको सस्पेंड कर दिया गया। यही एक रास्ता था, तो भाग भी नहीं सकते थे लोग। पीछे जाओ, पीछे जाओ। अगर हम विद्रोह करें, बागी बनकर उनसे तो हाथ करें, और वो कानून के हिमायती। लेकिन अगर हम अहिंसा करें, ईश्वर और कानून हमारे। हमें पूरी हिम्मत से उनका अन्याय झेलना है। दोनों में जो इन्हें खबरदार कर दे सर। बोला इन्हें खबरदार कर दें, कोई मीटिंग ना करें। कोई जरूरत नहीं।
जनरल डायर, अब इससे पूछा जाएगा क्या कि यह सच है कि तुमने फौज को एन भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया? ये सही है। एक 1516 घायल हुए हैं और 1650 गोली चली। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि जिसका पूरे मुल्क पर असर होता। जनरल, फर्ज कीजिए आप उस जगह पर टैंक ला पाते हैं, तो क्या आप उस जगह पर मशीन गन भी चलाते हैं? हाँ, मैं इस्तेमाल करता। जनरल, क्या तुम्हें यह एहसास था कि औरतें और बच्चे भी थे उस भीड़ में? जी था। मगर इसका कोई वास्ता ही नहीं तुम्हारे उस सबक से। आप ठीक कहते हैं। तो ये बताओ, घायलों के बारे में तुमने क्या किया? मैं उनकी मदद करता जो मांगते। जनरल, एक छोटा सा बच्चा जो कि 303 ली एनफील्ड गोली से घायल हो, मदद कैसे मांगता? ओके नाउ, तो ये बात हमने देख लिया कि जलियांवाला इंसिडेंट क्या हुआ कि इसमें करीब 371 या कुछ लोग मारे गए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सो देखो, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन जलियांवाला बाग मैसेकर? So 379 और 1200 घायल हुए। In this 379 people were killed and 12,000, या कहीं भी लिख दोगे ये मार्क्स आपको दिलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फिट बैठ जाएगा जो भी क्वेश्चन आएगा ना। वर wounded। अब आगे देखते हैं। सो उसने किस अगेंस्ट में देवर, ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 144 वाज प्रोमलगेटेड उस क्षेत्र में, तभी तो उसने मार्शल, हाँ मार्शल लॉ लगा था। सो द पीपल वर गैदर्ड एट द इवेंट ऑफ बैसाखी, ठीक है, एंड वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ। पीपल गैदर्ड देयर ऑन इवेंट ऑफ बैसाखी, फसल कटने बाद का उसका होता है ये बैसाखी, एंड वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ। imposed on Amritsar on 10th April 1990. So this shootout was presided by General Dyer. This heinous shootout was presided by, led by General Dyer. मार्शल लॉ का नाम आर्टिकल 441 वही चीज है 144।
धारा 144 लग गई, बोलते नहीं है यहाँ पर भी, तभी तो हम कोचिंग जब हम करते हैं तो लिखते हैं धारा 144 में। सो द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय फेमस ब्रदर्स। तो जहाँ भी खिलाफत मूवमेंट है वो 1919 में हुआ। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय तो वो भी स्टार्ट हो गया ऑन 1919। इस एक्ट को लेकर ब्रिटिश की पूरे विश्व में निंदा हुई कि तुमने बेगुनाहों पर हथियार चलाया, तो ब्रिटिश बहुत बदनाम। ओके, now Mahatma Gandhi in Hind Swaraj declared that if India refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj will come. So Mahatma Gandhi once stated that if Indian people refuse to cooperate, then British cannot rule in India. British rule will collapse. And Swaraj will come. केवल तन पर एक लंगोटी केवल खादी वाली थी, और सत्य, अहिंसा और स्वदेशी ये जिसके हथियार थे, और जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार थे। जब तक खड़ा हिमालय भू पर, जब तक लहराता सागर, जब तक बहती गंगा यमुना, तब तक बापू का नाम था। ऐसा कहा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो उनके ऊपर ये बात कही। सो एक तरीके से नेशन को उन्होंने एक मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया। ये लीडरशिप होती है, ठीक है, और कोई लीडर ये नहीं कर पाया। तो द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921। तो पहले तो उन्होंने कौन सा मूवमेंट शुरू किया? सत्याग्रह। फिर अब इस बात को लेकर के ये स्वराज बुक में किसमें लिखा गया है? वंस स्टेटेड इन स्वराज बुक, हिंद स्वराज बुक। स्वराज बुक, तो इसमें लिखा हुआ है सो ही स्टार्टेड, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि नॉन कॉपरेशन, असहयोग। तो पहले सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, ठीक है, फिर असहयोग, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, फिर अवज्ञा करेंगे। देखो कितना सिस्टमेटिक है। पहले क्या है? सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब है? असहयोग, मतलब हम तुम्हारे में सब लोग छुट्टी दे दो, जहाँ जहाँ पे सरकार कहो सेना से छुट्टी ले आओ, और स्कूलों में, ब्रिटिश स्कूलों सब छुट्टी ले आओ, बंद हो जाने दो। तो उसको कहते हैं, फिर कहेंगे हम तुम्हारा कानून तोड़ेंगे, वो तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप है कि भारत छोड़ो। तो एक है सत्याग्रह, फिर असहयोग, फिर अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब डिसोबीडियंस, तो दैट इज सविनय, हाथ जोड़ के अवज्ञा, भैया हम नहीं मानेंगे, निकल लो यहाँ से, सविनय, अवज्ञा। और फिर उसके बाद क्या है? क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, अब बाकी आगे का मूवमेंट राहुल गांधी देख रहे हैं। तो इतने मूवमेंट उन्होंने चला दिए।
So he started पेस्टिसाइड से आता बनता है non-cooperation movement, non-cooperation movement. अब केवल नॉन कॉपरेशन नहीं, खिलाफत भी जोड़ दिया उसने, जिससे मुसलमान भी आ जाए। खिलाफत मूवमेंट ये कब शुरू किया? 1919 में क्या किया ये देख लो। लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट, ये मेन टाइमलाइन है, इससे डेविएट नहीं करना है और इन सब टाइमलाइन को सही लिखना है, इसमें कोई भी भूल की क्षमा नहीं मिलेगी, बाकी इधर उधर कर दोगे तो मिल जाएगी। इन चारों में ये 1919 में हुआ और 1921 में नॉन कॉपरेशन, असहयोग, यानी नॉन कॉपरेट नहीं करेंगे। इस 20 लिखा बुक में 21 लिख दिया, चलो ठीक है। सितंबर क्या लिखा है, पढ़ो लाइन। Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khalifat as well as for Swaraj. हाँ तो ये तो फिर इसके बाद शुरू कब हुआ, उन्होंने तो convince किया। January 1921. हाँ सही है खिलाफत भाई, उन्होंने वो एक पास किया ना बिल पास करने का मतलब है आंदोलन शुरू नहीं करना, हमेशा कांग्रेस की कमेटी होनी रहती है, सही है ना। तो 21 में शुरू कर दिया, बिल पास होता है तभी तो शुरू होता है। अब देखो नाउ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, इसी की वजह से क्या हुआ बोलो, जब तुम असहयोग करोगे सब जगह छोड़ दो, क्योंकि बोलो ब्रिटिश सेना में भी क्या हिंदुस्तानी ही थे, उन्होंने उनकी जबरन भर्ती की थी और उनके स्कूलों में भी सब पहले गुरुकुल शिक्षा चलती थी, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा और वो जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर फिर सब चलेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो भारतीय शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उनको हमें कल्चर्ड बनाना है, वो अवसभ्य है, तो उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा नीति पर चलो, गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा। सर ये नॉन खिलाफत मूवमेंट है 1919 और 1921 में आनी चाहिए 1919 और यहाँ पे दोनों जुड़ गए। अब उनको अपने छत्र छाया में ले लिया, तो अब इसके बाद इसी में देखो क्या हुआ नॉन कॉपरेशन में कि असहयोग में किसने किसने क्या किया, इसका इम्पैक्ट देखो, इसके इम्पैक्ट एक सवाल है कि इसका क्या असर हुआ। सो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर बाइकॉटेड, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस स्कूल कॉलेज, हाँ स्कूल कॉलेजेस और इसी तरीके से पोर्ट, फॉरेन गुड्स और फॉरेन गुड्स ये सब, एंड क्लॉथ्स, विदेशी कपड़ों की इतनी होली जली कि वो पहाड़ सा लग गया, तो और वहां पर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनको घाटा हो गया कपड़ों का। एंड क्लॉथ्स, उन्होंने कहा हम अपना चरखा चलाएंगे, अपना कपड़ा पहनेंगे, हम तुम्हारा नहीं, तो वहां जो बना के यहाँ भेज रही थी सबका घाटा हो गया। वर बाइकॉटेड और लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, उनका घिराव किया गया कि वहां किसी को जाने नहीं देते। शॉप्स वर पिकेटेड, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। क्विट स्टडीज या स्कूल, पर फिर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आता तो उन्होंने टीचर्स, हाँ बिल्कुल सही है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो लिकर शॉप्स वो के बाद क्या लिखा है, पिकेटेड, उसका घेराव किया गया कि किसी को जाने नहीं देंगे, नशेबाजी के चक्कर में भारतीय बीच बेकार हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद द मूवमेंट अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अब एक आगे का कहानी असल में कुछ और ही चल रही। सो अंडर, उनको जबरदस्ती
चाय के बगाने में लगा उनसे जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी और कहा जाता था जब तक खेती पूरी नहीं होगी घर नहीं जाओगे। उनका घर ही वहाँ बनाते थे। इमिग्रेशन एक्ट, फिर चाय की पत्ती यहाँ उगा करके ब्रिटिश में भेजी जाती थी ऑफ 1859। ठीक है, प्लांटेशन वर्क इन असम वाज, ठीक है, द प्लांटेशन वर्कर्स in Assam were not permitted to leave, were not permitted to leave the tea garden without permission. The tea garden without permission. लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो इन लोग भाग भाग के जाने लगे, फिर रास्ते में पकड़ लिए गए, फिर उन्हें जंजीरों से बांध दिया। When they heard of the non-cooperation movement, then they denied the authorities and left the plantation and headed home. So under above said movement, above said का मतलब कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट workers denied to work and proceeded to their home. Workers denied to work and proceeded, वो आगे बढ़ गए। एक शक्ति मिल जाती है अगर कोई साथ में हो ना, जैसे लाल किले में मोदी ने बोला कि बलूचिस्तानियों हम तुम्हारे साथ हैं, अलग हो जाओ पाकिस्तान से, तो वहां आदमी को मारा जा रहा है पकड़ पकड़। समझ में आ गया कि नहीं? जरा सा कोई बोल दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर तो लोग शेर हो जाते हैं। अब देखो next is plantation worker interpreted the term Swaraj in their own ways. They imagined it is a time when their all troubles and suffering will be ultimately end. ठीक है? So plantation worker ने इसे अपने तरीके से लिया। And workers had taken this movement in their own way. They thought that this is the time when their sufferings would end. तो इस तरीके से कहानी पहुंच गई 21 में। अब जरा देखो, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा, बिहार में था, वहां एक पुलिस चौकी जला दी गई थी इन 1922 इन चौरी चौरा, चौरी चौरा इन गोरखपुर है, ठीक है, इन अरे तो चौरी चौरा गोरखपुर में है, वो यूपी में। हाँ देख लिया ना। तो इन चौरी चौरा गोरखपुर में क्या हुआ, जब पुलिस वाले आगे बंदूक दिखाने तो वो गोरखपुर वाले बोले हमको मारोगे, दौड़ा के पीछा और उनको बंद कर दिया, वो बोला तुम ही को मार। तो सत्याग्रह में था कि खुद गोली खानी है, दूसरे को नहीं मारना है, लेकिन उन्होंने उन्हीं को मार डाला, सबको जला डाला पुलिस वाले। तो गोरखपुर, ठीक है, हाँ ठीक है। लोकल पीपल
burnt police station and 13 British casualty was reported. Were burnt. उसी में आग में मिल गए. अब जरा देखें, फिर British government appointed the Simon Commission to look into the functioning of Constitution of India and suggest changes. So British Constitution ने साइमन कमीशन को भारत भेजा कि देखो यहाँ पर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां हैं और कैसे तुम चेंज कर सकते हो. तो जब साइमन उतर रहा था तो बगल में महात्मा गांधी भी उतर रहे थे उसी जहाज से, और महात्मा गांधी की तरफ भी भीड़ लगी हुई थी और साइमन के बदले, लेकिन साइमन की तरफ स्लोगन लिखा था कि साइमन वापस जाओ, और वहां पर उनके स्वागत के लिए था. तो ये चीज थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसको किया? ब्रिटिश, अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड. आगे वाला, ओके, अपॉइंटेड साइमन कमीशन. ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? साइमन कमीशन को भेजा इन इंडिया टू लुक इनटू एंड सेंड टू इंडिया टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने कहा हमारा संविधान बनाने और बदलने वाले तुम कौन होते हो? हम बदलेंगे हमारा संविधान. हर 10 साल में बैठते ही लगे कमीशन. फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट नीडफुल चेंजेस रिक्वायर्ड एंड सजेस्ट नीडफुल changes if required. तो इसमें इट है सेवरल मेंबर्स, एक दो मेंबर नहीं थे, 5 थे. सेवरल. और कौन था? जॉर्ज साइमन. पूरा नाम क्या था? लॉर्ड. सो सर जॉन साइमन. जॉन लिखा है. हाँ. सो ठीक है. सर जॉन. सबके नाम में सर ये सब लोग पढ़ाते रहेंगे. सो क्या? एंड हीडेड बाई, और प्रमुख कौन था? हीडेड बाई जॉन साइमन. सर भी लगा दो. जॉन. किसी में तो लॉर्ड भी लगाते हैं, जो वॉइस में आता सबको लॉर्ड बोलते हैं. जगह देखो, तो ये जो साइमन कमीशन अराइव्ड इन 1928, 7 मेंबर्स थे. इट हैज लिखो 7 मेंबर, और इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1920. तब तक सुएज कैनाल खुल चुकी थी. ये लोग जल्दी जल्दी आते, 3 हफ्ते में ही आ जाते. अब देखो, so Indians boycotted with slogan "Go back, Simon." Indians boycotted साइमन गो बैक. with, इंडिया के पास स्लोगन थी, उनके पास फास्ट गन थी. So that is with slogan "Go back, Simon." अब देखो, हेलो. हाँ, आपके उसमें मैसेज आया एक सिलेंडर का DSP नंबर कह रहे हैं जनरल में भैया. अच्छा चलो मैं देख रहा हूँ. That is 6452. 6452 है ना? हाँ.
तो अब देखो सर नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों 1921 में स्टार्ट हुए। खिलाफत पहले शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ इसको कपल कब किया गया 21 मतलब जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो वो नेशनल मूवमेंट बन गया, नहीं तो वो मुस्लिम अपना अपना कर रहे थे, तो उसको ज़्यादा बल मिलेगा ना। पर हिंदू मुस्लिम एक साथ जुटेंगे। मतलब साथ में हिंदू मुस्लिम 21 है, हाँ। बट वो स्टार्ट 19 में। हाँ। ऐसे ही ये भी 19 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन खेदा में और कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, और एक और कहाँ बिहार से किसी से क्या। अब ये कॉल ऑफ होने जा रहा है। देखो 22 में हुआ 100। अब यहाँ पर अब अगली बात, तो इसलिए महात्मा गांधी 100 यहाँ तक बात हो गई। ड्यू टू चौरी चौरा कांड, तो भी सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, भी कांड ही तो हो गया। सो ड्यू टू चौरी चौरा मूवमेंट, चोरी चोरी उन्होंने पुलिस चौकी चला दी, तो चौरी चौरा मूवमेंट दैट इज। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी विथड्रू। खिलाफत मूवमेंट को ये नहीं ले सकते थे क्योंकि वो तो उनका मूवमेंट था, वो उसमें हाथ नहीं डाल सकते थे। विथड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मूवमेंट इन कितने साल चला होगा, लोग इससे काफी निराश हुए कि भाई वापस क्यों ले लिया, तो चलना चाहिए। लेकिन एक भी घटना होती थी तो महात्मा गांधी फिर उसे वापस ले लेते थे, फिर थोड़े दिन बाद फिर लॉन्च करते थे फुल फ्लेज उसके साथ। तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस formalized the demand of पूर्ण स्वराज। So in 1929 ये मैप भी आएगा, इन लाहौर कांग्रेस 1929 में कब हुई, तो 4 कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कब कहाँ हुए, मद्रास में हुआ, कलकत्ता में हुआ, मुंबई में हुआ, वो सब आपको मैप में दिखाना पड़ेगा विद ईयर। और एक और साल था जिसमें एक साल में 2 बार भी हुआ था, में 2 बार हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ और एक ऐसा साल था जो 2 बार हुआ था, वो बताएंगे। तो 1929 इन लाहौर कांग्रेस में क्या हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता में और एक बार नागपुर में, दोनों एक बार हुआ था। अब तक 1920 में कलकत्ता में और एक बार नागपुर में हुआ था। 1920 में, तो ठीक है। अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में जब लगा देखने मानचित्र भारत में मिला तुझको पाया, और जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र। सो अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ, दैट इज लाहौर कांग्रेस में क्या हुआ, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज was approved. Demand for पूर्ण स्वराज, यानी हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम छोड़ के चले जाओ। पूर्ण स्वराज का मतलब समझते हो, फुल इंडिपेंडेंस बॉस, तुम भी चले जाओ, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन ले जाओ। अप्रूव। महात्मा, अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स ऑन सॉल्ट, ठीक है, तो उसके लिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरुआत किया और नमक कानून तोड़ के कि अब हमें अवज्ञा करनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट
तो उन्होंने कहा नमक तो यहाँ की बेसिक चीज है और इस पर 1 पैसा कर लगेगा, तो लोग अंग्रेज सोचने लगे देखो नमक कानून तोड़ रहे हैं, ये जरा 1-2 पैसे के लिए इतना वो कर रहे हैं। लेकिन इस कानून ने इतना बड़ा रूप लिया बेसिक चीज के लिए, तो उसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं था कि बड़ी रॉयल्टी मिलने वाली थी। लेकिन जब ये ना कानून तोड़ा गया तो लोग खुशी हुए कि हम तो कोई भी कानून तोड़ सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट क्या किया, इम्पोज्ड टैक्स ऑन सॉल्ट। नाउ मेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय इंडियंस ऑन सी शोर वाज प्रोहिबिटेड। बोला आप नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, हम बेचेंगे ब्रिटिश। नाउ मेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय इंडियंस, वरना गुजरात में तो वहाँ वाइपर से सॉल्ट बनता है, आपने देखा होगा यस सर, है ना। हाँ, तो मेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय इंडियंस एट सी शोर, या मतलब एट कोस्टल लाइन। सर तो फिर लास्ट में साइमन कमीशन का क्या हुआ, मतलब इंडिया में रहे कि वापस भेज दिया? अभी बता रहे हैं, वाज प्रोहिबिटेड। अभी थोड़ी कहानी बताते हैं इसकी, ठीक है। तो बता रहे हैं, चलो ultimately what was the fate of Simon Commission? देखो, so government of India which called for a responsible government at the provincial level but not at national level, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम इसको प्रोविंशियल लेवल पर इंडिया के बहुत सारे लोगों को लड़ाएंगे और वो उसकी प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन नेशन पर नहीं देंगे। वो लोग राजी हो गए, तो फिर चुनाव होने लगे, ठीक है। सो दैट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन कम्युनिटी रेदर देन लंदन, इट इज द बेसिस ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइमन कमीशन में प्रांतीय स्तर पर अब एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। साइमन कमीशन में ये बात कही गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई जाएगी। तो साइमन कमीशन एग्जैक्टली क्या है? क्या साइमन कमीशन आया था कि भारत में जो लूप होल्स हैं तो उसका क्या किया जाए, उनमें बदलाव किया जाए। लेकिन साइमन कमीशन ने जब अपना ही विरोध देखा तो उसने एक ऐसा अच्छा रिपोर्ट तैयार करके दिया कि यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर हम सरकार बनाने देंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। लेकिन हमने क्या मांग कर दी 1929 में, वो कब आया था देख लो 28, 80 साल बाद हमने कहा नहीं हमको प्रांतीय स्तर पर नहीं चाहिए, नॉट एट प्रोविंशियल लेवल, वी वांट फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस। हमने तो पूर्ण स्वराज मांग लिया। तुम हमको साइमन कमीशन क्या देना चाहता था, बोलो एट प्रोविंशियल लेवल, कि मद्रास में, बम्बई में, लाहौर में तो अपनी अपनी सरकार बनाओ, लेकिन सब हमारे अंडर में रहेगी, जो हमारा वाइस राय रहेगा उसके अंडर में रहेगी। ये बात थी, साइमन कमीशन ने बात बोली, ठीक है ना। अब कोस्टल लाइन, तो अब जरा देखो इसको कैसे तोड़ा गया। सो गांधी जी नाउ स्टार्टेड सिविल ओबेडियंस, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। गांधी जी now started civil मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। और कहां से, साबरमती से दांडी तक की इन्होंने यात्रा की, ठीक है। एंड मार्च्ड फ्रॉम साबरमती, कितने दिनों की यात्रा थी, 20 मती टू दांडी। ऐसा मार्च किया विथ फॉलोवर्स। टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, नमक कानून तोड़ा।
तो सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया एंड लाला लाजपत राय इसमें लाठियों से घायल हो गए। और मैनी पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट भी कर लिए। सो टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, सो कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 ही ऑन 6 अप्रैल 1930। बस देखो अब ये 29 में ये वो किया गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए और फिर डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ है, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रेक सॉल्ट लॉ, गांधी जी ब्रेक सॉल्ट लॉ। और कैसे तोड़ा? सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? मतलब अब हम सिर्फ ये नहीं तुम्हारा विरोधी नहीं करेंगे, तुम कानून बनाओगे हम तोड़ेंगे भी। अब तो स्टार्ट कब? तुम कहोगे नहीं जाना है, हम वहीं जाएंगे, 1930। उल्टा काम करेंगे तुम्हारा। समझ आई बात कि नहीं? एक होता है कि नहीं तुम अगर आओगे हमारे घर में तो हम कहेंगे ठीक है मार लो, फिर जो करना है ले जाओ। तो मतलब 1930 में ही दिखेगा ना स्टार्ट हुआ। ये जो सविनय अवज्ञा है ये 1930 में आया है। देखो ऊपर ऊपर ये 1930 में इसी दिन तोड़ा, ये अब शुरू कर दिया। तो 1930 में आया बाय बॉइलिंग सी वाटर ही हैड मेड सॉल्ट। ही मेड, वो अपने साथ पतीला ले गए थे। ही मेड और एक स्टोव, ही मेड सॉल्ट बाय बॉइलिंग। हाँ लिखा है भी उसमें दिखा दें, सॉल्ट बाय, ही मेड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर ऑन डांडी। तो उन्होंने वहां पर क्या किया बताओ? ये देखो नमक कानून के तोड़ने की खबर और लाला लाजपत राय के अरेस्ट होने की खबर। शायद इसके बाद फिर वो ये देखो क्या हमने अपना दो तब मिलेगा। वो झंडे फहरा के तो सर आपने पूरी देख ली क्या? नमक कई बार हम लोग को स्कूल से फ्री ले जाया जाता था, सब पूरा भरा रहता था कॉलेज, सब स्कूलों में सबको दिखाई दिया। लेकिन जनरल डायर ने गोली चलाई या ये जवाहरलाल नेहरू सबको खाना बांट रहे। ये देखो यही होगी डांडिया, नहीं ये तो पार्टीशन इनका कुछ इसके बाद ही होगी। कौन मुसाफिर है? ये साइमन आ रहा है, ये चौरी चौरा। देखो अभी इसको जला रहे हैं। ये चौरी चौरा पुलिस वाले इनको पुलिस स्टेशन में इसको जला रहे हैं। देखो वो आ जा रहे हैं, इसी में आ रहे हैं। खाने के बीच ना इसके बाद डांडी को दिखाना चाहिए।
टाइम लाइन के हिसाब से ये बंद नहीं होगी ये ये मूवी, देखो चाहे मुझे जैसे हजारों कैद हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं कि जनरल ही जानते हैं कैसे चलाते हैं मुहिम। और जो आप कैद ना हो उस पर गौर ही ना करें तो तुम नोट कर लो इसे। सविनय अवज्ञा का अर्थ है हुकूमत को भड़काना, और हम जारी रखेंगे भड़काना। यही है सविनय उस वक्त अवज्ञा तक ना। जब तक ये कानून रद्द ना हो जाए, उनका टूट गया है कंट्रोल, हमारा है। यही ताकत है। बहुत तेज चलते थे लोगों को दौड़ना पड़ता था तो तुम सारे रास्ते हमारे साथ चलोगे, इसी से तो मुझे कुछ लिखने को मिलेगा। फिर मेरा नाम ही वॉकर है, तो मेरा नाम भी वॉकर है। सरोजिनी नायडू विदेशी महिला थी, लेकिन इनके साथ लाइन दी ना। भारत से बिना नहीं आई जाता है। इनकी आवाज अब देखो ये सब सी के पास इकट्ठा होते हैं, सबके पास अपने चूल्हे हैं। अब ये सब लोग अपने अपने चूल्हे पे नमक बनाए। ये तोड़ दिया नमक का। तोड़ दिया नमक खा के टूट गया। वैसे ही जैसे हवा और पानी। नमक उठा लोग बैठ के एक पतीले में पानी उबलता हुआ देख रहे टूट गया नमक। अभी बनाएंगे भी, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे दिखाया है कि हमने तोड़ दिया, ये हमारा नमक। नमक चाहिए वैसे ही जैसे हवा और पानी। ये नमक हमारे अपने समंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। और इस तरह फिर हिंसा के इस पुजारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। वो न्यूज वाला जो चल रहा था उसने लिखा है। सारी खत्म कर। ये देखो नमक बना रहा है, अब उड़िया में बेच रहे हैं कुछ। ये लो, सब लोग नमक अपना अपना बना रहे हैं। ठीक है, हटा दो इन सब लोगों को। अब यहाँ लाला लाजपत राय को लाठी पड़ेगी और खाएगा। ये पारसी है, ये दिख रहा था ना, पारसी टोपी लगा है, वो वही पर्सिया का है। ईरान। चलो, तो इस तरीके से उन्होंने समुद्री जल को उबालकर नमक बनाया। अब देखो, सो डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की शुरुआत हो गई एंड इन दिस द कॉलोनियल गवर्नमेंट वन अगेंस्ट द that is functioned on the policy of regression।
ये एंड ऑपरेशन, उसने दमनकारी नीतियों का वो किया, इस्तेमाल किया। एंड मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट यूज्ड पॉलिसी ऑफ रिग्रेशन, जो याद आए लिख देना। अगर रिग्रेशन ठीक लगता है या ऑपरेशन, दोनों का एक ही मतलब होता है, ऑपरेशन। एंड मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड। अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट सर? अरेस्टेड अगेन अगेन यूज। अब जरा देखो, लाला लाजपत राय was wounded। लाजपत राय जो मतलब यूपी का मुख्य वो चला रहे थे, राय was तो लाला लाजपत राय लक्ष्मीबाई के नाना भी थे। तो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर दोनों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ये थी। तो इस तरीके से, और बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सन 57 की वो तलवार पुरानी हाँ, चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी। अब जरा देखिए। ओके नाउ, अब इसमें क्या हुआ? मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड। खान अब्दुल गफ्फार खान वाज आल्सो अरेस्टेड। अब्दुल गफ्फार खान was also arrested। अब जरा देखें, ये तो सविनय अवज्ञा हो गया। इन द कंट्री साइड द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव। तो इसका मतलब मुख्य क्षेत्र क्या था, किन्होंने 3 लोगों ने हिस्सा लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल पाटीदार ऑफ गुजरात, और बोलो गुजरात में, और जाट कहाँ के? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। जाट ऑफ जैसे मेरठ हो गया, सहारनपुर, जाट ऑफ दैट इज यूपी, एंड दैट इज द पीपल ऑफ नागपुर। तो इसमें क्या हुआ? इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन नागपुर participated largely। Industrial working class of Nagpur participated actively। तो अब सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह को क्यों फोल्ड कर लिया गया? ऐसा कोई रीजन था क्या? क्यों? चेक करो कि उसको रोल बैक किया गया था क्या? उसकी वजह से वो जो हुआ था ना, रॉलेटेड लोगों ने 2 हफ्ते बाद फिर अपना सब ज्वाइन कर लिया। तो इन्होंने देखा सत्याग्रह मूवमेंट में दम नहीं रह गया, क्योंकि लोग वापस जाने लगे, उन्हें कहीं मिला नहीं नौकरी के लिए। तो फिर बाद में इन्होंने नया मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, अब जरा देखिए कि गांधी जी, वो तो नॉन कॉर्पोरेशन की वजह से, वो तो नॉन कॉर्पोरेशन क्या? नॉन कॉर्पोरेशन की ओके, वजह ओके। से उनको जॉब दी। तो फिर सत्याग्रह के रोलिंग बैक का कुछ नहीं है? सर वो वायलेंस हुई थी ना, मतलब वो जलियांवाला बाग से जलियांवाला बाग। नहीं, वो तो जलियांवाला बाग तो हुआ था, तो वो हमारे लोग गलती करें तब रोल बैक। हाँ, उसमें उसके बाद जो पीपल ने वो किया था ना, क्राउड में जाके वहाँ पे कुछ वो किया था कि पुलिस और अटैक किया था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वगैरह पे। तो उसकी वजह से जब ये वायलेंस हुआ था, तो महात्मा गांधी ने अपना चौरी चौरा कब हुआ है? 1921
वो तो 22 है, तो उसमें तो ये असहयोग हुआ। इसका मतलब है कि सत्याग्रह के रोल बैक का कोई एग्जाम्पल नहीं सर है है। लिखा है कि सत्याग्रह रोल बैक हुआ है। हाँ, सीइंग तो क्यों हुआ है? वायलेंस में लिखा है सीइंग वायलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी कॉल्ड डाउन द मूवमेंट। अच्छा, वहाँ बीच ऐसे ही बस लिख दिया कि वायलेंस नहीं हुआ। नहीं, इधर देखो आप, ये हाँ। हुआ क्या वायलेंस हुआ? जब ये जलियांवाला बाग स्प्रेड हुआ था तो क्राउड्स जो थे स्ट्रीट्स पे आए, वहाँ पे स्ट्राइक्स किया, क्लैशेस हुए, फिर गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन से ओके ओके, मतलब लोगों ने फिर जलियांवाला बाग का एक वो विरोध किया। और फिर गवर्नमेंट ने भी सही बात है। तो ये हम लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन आप पढ़ लेना कि फिर जलियांवाला बाग का विरोध हुआ है और फिर उसके बाद ये रोल बैक कर लिया गया। अब देखिए, तो इसके बाद इन्होंने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडितों की पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित, और वो हरिजन को अपने पास बैठने नहीं देते थे और हरिजन भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो हरिजन का मतलब है 70% ऐसे लोग, मोची, नाइक, कहार, चमार, तो इस तरीके से धोबी, तो वो लोग जो थे अगर उनकी छाया भी किसी पे पड़ जाती थी तो उनको पीटा जाता था और फिर वो जिसके ऊपर छाया पड़ी वो नहाने जाता था। तो इस तरीके से जो लोअर कास्ट पीपल थे उन्हें उस जगह का पानी नहीं पीने दिया जाता था जो अच्छा था, जो गंदा पानी होता था उसको पीने की परमिशन थी। मंदिरों में उनको जाने नहीं दिया जाता था और उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उन इस तरीके से था, ठीक है कि नहीं। तो अब गांधी जी ने कहा कि भारत में ये मूवमेंट सफल नहीं हो सकता जब 70% लोग इसके को तुम शामिल ही नहीं कर रहे, जो कि मेजर पॉपुलेशन है। तो हरिजन के लिए इन्होंने क्या मतलब, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उन्होंने बोला वो लोग शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, वो तो हरि के जन है, ऐसे ठीक है। तो दैट इज महात्मा गांधी ने फिर क्या किया, would not come in India if untouchability is not eliminated. Mahatma Gandhi declared that India will not get independence in next 100 years if untouchability is not eliminated. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, सो ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने ही कॉल्ड अनटचेबल, अस्पृश्य लोगों को, उन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते थे तो इन्हें अस्पृश्य कहते हैं, अस्पृश्य, अनटचेबल। सर ये पाटीदार क्या है? हैं? पाटीदार वो होते हैं जो जमीन की नाप जो करते हैं, तो वो सारे लोग पाटीदार। गुजरात में पाटीदार है ना, वो कौन उसके उनके लिए चुनाव लड़ता है, एक उनका लीडर हुआ है सर वो हर्षित, पता नहीं कौन हुआ है ना, कोई एक है, सर वो तो नेता नहीं है, एक मतलब एक दो लीडर है, वो पटेल, हर्षित पटेल, तो वो मुख्य पाटीदार लोगों का नेता है, ठीक है। जो पट्टे की जमीन ले लिए थे वो पाटीदार कहलाते थे। अब जरा देखो, अनटचेबल एज चिल्ड्रन ऑफ, और उन्होंने ऐसा ही नहीं किया, जो हरिजन थे उनकी टॉयलेट जाके साफ की गांधी जी ने। तो अब कस्तूरबा ने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो बोला तुम मेरी पत्नी हो, करना हो करो, नहीं तो घर छोड़ के चली जाओ। अनटचेबल as children of God। हाँ, करना पड़ा। लेकिन छोड़ के बोले तुम इसी के लिए हमें शादी लाए थे कि हम हरिजन की टॉयलेट साफ करें। लेकिन फिर बात थोड़ा नहीं था क्या, डिवोर्स का? छोड़ा ओड़ा नहीं, वो पहले मर गए थे, अच्छा, मतलब डिवोर्स ये जेल में थे। उस टाइम पे डिवोर्स तो कहानी था। डिवोर्स हिंदू समाज में डिवोर्स नहीं था, ये कानून बनाए, मतलब जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से बनाया हमारे। सर बस हो गया। कोई शक नहीं है। नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है कोई। मतलब डिवोर्स इंग्लिश वर्ड है, तलाक हिंदी में उसके पैरेलल कोई हिंदी से word कोई वर्ड। अब जरा देखो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन।
अब इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बनाया? ऑर्गेनाइज्ड दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सर एक बार ये कि अब्दुल गफूर खान थे कौन? अरेस्ट हो गए। अच्छा बता रहे एसोसिएशन, ये बात है। तो उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना दिया इन 1930 में। उसी समय का ये आंदोलन चल रहा था। तो अब जरा देखें, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका भी दिखाया है मूवी में। खूब अब्दुल गफ्फार खान साथ साथ रहते थे, तो देख लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट कभी Who was Khan Abdul Ghaffar Khan? According to Wikipedia, Abdul Ghaffar Khan BR, also known as Baka Khan or Badshah Khan, and honorably addressed as Fari Afghan, was a Pashtun independence activist and founder of the Kudai Kidnapper resistance movement against British colonial rule in India. पश्तून इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज थे, मतलब अफगानिस्तान से आए थे। Who was Abdul Ghaffar Khan of class 10? So, क्लास 10 के अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? So, Abdul Ghaffar Khan is known as Bachcha Khan. Pashtun independent who campaigned to end the rule of British in India. He was nicknamed as Frontier Gandhi. उनको Frontier Gandhi भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, आगे से गांधी। अफगानिस्तानी गांधी भी लग रहे हैं। चलो अब ये देखो। So the Pune Act was signed between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. This pact was depressed class. तो इन्होंने बोला ऐसे आप महात्मा गांधी, आपके ऐसे बोलने से नहीं होगा कि उनको हरिजन बोलो। आप जो भी यहाँ पर होगा अलग अलग इलेक्शंस होंगे, उनमें आप उनकी रिजर्व सीट रखोगे। तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ पूना एक्ट, उसमें गांधी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है हम उनको रिजर्व सीट देंगे जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। पहुंच गए तो अब हटाया नहीं जा सकता क्योंकि डेमोक्रेसी है। नाउ कोई लेगा ही नहीं। पूना एक्ट was signed between पता नहीं कितने दंगे कर देंगे। किसके किसके बीच साइन हुई? बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। एंड पूना पैक्ट लिखो तो एंड B.R. अम्बेडकर। इसलिए that is for reserve seats in provincial and central legislative council, क्योंकि प्रोविंशियल का चल रहा था लेकिन सेंट्रल भी तो कभी न कभी बनेगी। रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल, प्रोविंस का मतलब राज्य होता है, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जरा देखें, nationalism spread rapidly when people began to believe that they all are part of same nation. So nationalism, सब लोगों को सबका न्याय मिल चुका था, इनको भी रिजर्व सीट की आशा हो गई थी। So nationalism spread rapidly when people began to believe, when people began to believe क्या विश्वास करने लगे थे? that they are all part of nation. अदरवाइज तो सबसे पहले राज्य में रहते थे। that they all are part of this nation. तो उनमें ये विश्वास जगा। और फिर हिस्ट्री एंड फिक्शन
कई चीज़ों से, कई भारत के गीत गाए गए, रोटी और गुलाब बांटा गया। तो जिस हाथों से रोटी और गुलाब बांटा जाता था वहीं तक फिर से जब लौट किया जाता था तो लोग पता चल जाता था कि ये संदेश लोगों तक पहुंच गया। सर ये वाला तो हाँ, लास्ट वाला जो पॉइंट है ये समझ- इसमें महात्मा गांधी डिसाइडेड कि भारत तब तक आज़ाद नहीं हो सकेगा जब तक भारत से अस्पृश्यता या छुआछूत खत्म ना हो जाए, तो अनटचेबिलिटी इज नॉट एलिमिनेटेड, जब तक इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट न किया जाए, पूरी तरीके से इसका निर्मूलन न कर दिया जाए, तब तक अस्पृश्यता के समाप्त न होने तक भारत भी नहीं आज़ाद हो सकेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वे हरिजन हैं और उन्हें वैष्णव जन भी कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो और मन अभिमान न माने रे। अब आगे देखिए तो हिस्ट्री, अब इसके अलावा नेशनलिज्म के लिए कुछ चीजें होती हैं, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया? हिस्ट्री, फिक्शन स्टोरी, ठीक है, सॉन्ग्स एंड फॉकलोर। फॉकलोर क्या होता है अभी देख के बताते हैं। प्रिंट्स एंड सिंबल्स, ये भी कुछ नृत्य टाइप होता होगा। प्रिंट एंड सिंबल्स, तो हमने कहा भारत माता के जिसपे चित्र छपे होते थे वही धोतियां बिकती थी, है ना। तो ऑल प्लेड ए ग्रेट पार्ट, और जो जिसको भारत माता की छपी धोती मिल जाती थी फिर वो लुंगी डांस करता था। ये ग्रेट पार्ट, ग्रेट पार्ट in developing the spirit of nationalism, इन्होंने all played a great part in developing nationalism। अब आगे देखें। So inspired by स्वदेशी movement, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है, रविंद्रनाथ, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, देख लेते हैं, मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि थे। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड, रविंद्रनाथ के भाई नहीं थे ये। वो रविंद्रनाथ भारत रत्न है, भारत माता। और बंकिम चंद्र चटर्जी रोट वंदे मातरम। और जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ। राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। दैट इज जन गण मन was written by रविंद्रनाथ टैगोर। दैट इज आइंस्टीन एक बार रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, वो क्लासिक पिक्चर है। रविंद्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम बंकिम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुजलां सुखदां मातरं वंदे मातरम। तो ये किसने लिखा है? सो राष्ट्रगीत इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जब ये लोग गा रहे होते हैं ना स्टेडियम में, ये नेशनल एंथम है और ये नेशनल सॉन्ग है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एंथम है, ये सॉन्ग है। एंथम के को याद ना रहे, और एक राष्ट्रगीत तो सॉन्ग है। was written by बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या लिखा? हाँ वो अलग है, चटर्जी ने किया। तो ये सब इनके कंट्रीब्यूशंस हैं। फिर इसके बाद जब ये सब हो गया तो इन 1942 क्या हुआ? गांधी जी स्टार्टेड क्विट। 1942
गांधी जी started quit India movement। 3 बार राउंड ट्रेवल कॉन्फ्रेंस हुई और गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन। दूसरी बात में गए और दूसरी बात में शर्त के साथ गए कि हमारे इंडियन डिमांड को छोड़ो। हाँ, लेकिन कुछ सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस समय as at that time British was heavily indulged in World War II, so his grip on India was loose and this was a right time to make India free। और उस समय ब्रिटिश की बहुत हार हो रही थी, बम वर्षा हो रही थी। 13 विमानों ने, हिटलर के 13 विमानों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। उसके बहुत आइलैंड नष्ट कर दिए गए थे और इंडिया से बहुत सारे लोग बुला लिए गए थे। पहली बार यहाँ से लाखों लोग गए थे, तो गांधी जी ने दूसरी बार मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे, तुमने पहली बार लिया, कुछ दिया ही नहीं हमको। सो स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। क्या था बोलो? और वो सब हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे ब्रिटिश। तो सुभाष चंद्र बोस अलग से मिलने गए। सुभाष चंद्र बोस की भी तो आजाद हिंद फौज थी, तो उन्होंने जब वहां मिलने गए, हिटलर ने आधे घंटे इंतजार कराया और फिर उसके बाद आया हिटलर हाथ मिलाने। तो उन्होंने बोला तुम हिटलर नहीं हो, जाके असली हिटलर, क्योंकि तुम्हारे जो जेस्चर से हमें पता चल जा रहा है तुम हिटलर हो ही नहीं सकते। फिर असली हिटलर आया। फिर उसने कहा कि हम आपकी क्यों मदद करें। उसने कहा तुम्हारा भी साझा दुश्मन ब्रिटिश है, हमारा भी दुश्मन ब्रिटिश है, लेकिन उसने मदद नहीं की। ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिश वॉज इंडल्ज। किसमें इंडल्ज था बताओ? इन वर्ल्ड वॉर 2 1939 to 45 तक था, ठीक है। एंड हिज ग्रिप ऑन इंडिया वाज लूज या स्लैकन हो गई थी। on India was loose. Ultimately, India got free in 1947. Free in on अब देखो इसके तुम लोग खुद ही कर लोगे ना। हाँ, तो अभी कुछ और करना है। करना है सिविक्स का। आप लोग 10 मिनट पीछे घूम के आ जाओ पहले, थोड़ा पैर आपके बंधे हुए हैं। कुछ खाना पीना हो तो पैसे ले लो, समोसा वोसा खा लो। थोड़ा रिचार्ज हो के आ गया। 15 मिनट में आ जाओ। 10 मिनट में थोड़ा घूम लो। कोई बात नहीं, हम बढ़ा देंगे, एक चैप्टर करा देंगे आपको सिविक्स का। थोड़ा घूम के आ जाओ। आप बैठ सकती हैं, हम यहीं आपको चिप्स खिला देंगे। कुछ भी अपने मन से ही तुम एक बार बस रीडिंग करोगी ना। हाँ, एक बार रीड करके